हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम ट्रिपल ईएम कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये ट्रिपल ईएम का सेकंड लेक्चर है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम हाफ लेक्चर कवर कर चुके हैं और टेक्निकल इशू के कारण वो लेक्चर आधा ही कंप्लीट हो पाया है। उसके बाद का लेक्चर हम आज से शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वो वाला नहीं देखा है लेक्चर, तो पहले उसको आप देख लीजिए, उसके बाद आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। आधा पेपर वहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं, आधा हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इससे पहले हम थर्मल जो कंडक्टिविटी थी उसको पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन की, तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ हो, ऐसा मटेरियल हो जिसमें ऐसी व्यवस्था, ऐसी क्वालिटी ना हो कि अगर वो थर्मली थर्मली कंडक्ट ना करे। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कोई वायर है, तो अगर वायर है उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर उसकी ऐसी क्वालिटी होगी कि जब धारा प्रवाहित हो, तब उसका जो आकार है और जो आयतन है वो चेंज हो जाए। और जब धारा बंद हो जाए, या फिर जब हीट जब ज़्यादा इंड्यूस हो रही है वहाँ पर, तो वो अपने पाथ को चेंज कर ले। मतलब कहने का मतलब ये है, अपने जो उसका आकार है उसको चेंज कर ले, अपनी लेंथ को चेंज कर ले, अपनी ब्रेथ को चेंज कर ले, बढ़ा ले या घटा ले। तो अगर ऐसा होगा, मान लीजिए अब जब हीटअप हुआ वायर, तो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई। अब जब मतलब उसका जो विद्युत धारा वहाँ जो फ्लो हो रही थी, करंट को हमने बंद कर दिया, तो जब वो वहाँ हीट नहीं फ्लो हो रही है, तब वो क्या करे, वो सिकुड़ जाए। तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में होगा क्या फ्रेंड्स, उसमें क्रैक आ जाएंगी, दरारें आ जाएंगी, या फिर हो सकता है कोई शीट हो जिसमें उस शीट में छिद्र हो जाए। तो अगर छिद्र हो जाएंगे फिर भी हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, और वो धीरे धीरे क्या होगी, भंगुर हो जाएगी, भंजन हो जाएगा उसका, या फिर वो मेल्ट हो जाएगी। तो हमारा जो मटेरियल है वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, हीट रेजिस्टेंस। अगर हम हीट रेजिस्टेंस की बात करें, हीट रेजिस्टेंस का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर हम किसी भी चालक तार में या फिर इंसुलेटर की बात करें, तो अगर इंसुलेटर में मान लीजिए वहाँ पर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, तो अगर ऐसा वहाँ पर इंसुलेटिंग पदार्थ है जो अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बिना परिवर्तित किए या बिना चेंज किए उस हीट को सह सक रहा है, या फिर उस हीट का रजिस्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। मीन्स कहने का मतलब साफ है कि अगर हम बात करें इंसुलेटिंग मटेरियल की फ्रेंड्स, या हीट रेजिस्टेंस की बात करें, तो हीट रेजिस्टेंस का मतलब ये है जो हमारा इंसुलेटर है वो हीट को रजिस्ट करे, जिससे क्या हो कि वहाँ पर कम हीट जनरेट हो, जिस कारण जो हमारा मटेरियल है वो एज इट इज़ बना रहे, या फिर जो हमारी डिवाइस है वो एज इट इज़ बनी रहे, जिससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्या है आपका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ विद्युत रोधन के चयन पर निर्भर करती है, जो कि नीचे है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली क्या होगी, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, बहुत कठोर होना चाहिए, जिसके कारण हम उसको आसानी से नहीं ब्रेक करें। या फिर अगर हम कोई भी उस पर, हो सकता है कि कोई रोटेटिंग पार्ट बना दें उसका, या फिर उस पर कोई मोटर का कोई ऐसा पार्ट्स बना दें जो रोटेट हो रहा है या जिस पर फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब जब फोर्स ज़्यादा लगेगा और अगर वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो मैकेनिकली सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, तो हमारी जो मशीन है वो टूट सकती है। या फिर हो सकता है कि उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाए, तो जिस कारण, या फिर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाए, जिस कारण क्या हो, वो ब्रेक हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो इस स्थिति में भी हमारा जो डिवाइस है वो बेकार हो सकता है। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो गुड होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर राइज, तापमान वृद्धि। अगर हम इस पॉइंट की बात करें फ्रेंड, तो इस पॉइंट का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जहां पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। अब मान लीजिए जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वहां पर आपका इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल वायर है, अगर इलेक्ट्रिकल वायर्स है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ पर हीट उत्पन्न होगी। जब हीट उत्पन्न होगी फ्रेंड्स, तो वहाँ होगा क्या कि अगर हम माने कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो अगर हीट वहाँ पर उत्पन्न होगी, और हीट का प्रभाव हमारे इंसुलेटिंग पदार्थ पर पड़े, जो पीवीसी है वायर के ऊपर वाली, ये मान लीजिए वायर है हमारा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये है हमारा फ्रेंड्स वायर,
और वायर के ऊपर क्या है, ये है हमारी वायर के ऊपर कोटिंग लगी हुई, ये पीवीसी लगी हुई। मान लीजिए यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इसकी इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है, या फिर ये इतना कैपेबल नहीं है कि जो टेम्परेचर है उसको सहन कर सके। तो उस केसेस में क्या होगा, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब मेल्ट होगा तो हो सकता है कि ये छूट छूट कर गिर जाए। अब जब छूट छूट कर गिरेगा तो उस केसेस में जो हमारा कंडक्टर है वो यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट हो जाएगा जिस कारण यहाँ पर लीकेज करंट उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो इंसुलेटिंग पदार्थ है, तो हमको ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर है या टेम्परेचर राइज हो रहा है, जहाँ पर बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो वहाँ पर हमको ऐसा इंसुलेटिंग पदार्थ चाहिए जो टेम्परेचर बढ़ने पर उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, ऐसे टेम्परेचर, ऐसे इंसुलेटिंग पदार्थ का हमको चयन करना है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्लाइमेटिक इफेक्ट हो गया फ्रेंड्स। अब मान लीजिए कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, वेदर की कंडीशन है, तब हमारा इंसुलेटिंग पदार्थ में कुछ गुण प्रदर्शित कर रहा है। मान लीजिए कि वहाँ पर पानी बरस गया, तो जब पानी बरस गया तो वो हो सकता है कि लीकेज करंट वहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाए, अगर वो कंडक्टिंग पाथ उसमें क्रिएट हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी हमारा जो क्लाइमेटिक इफेक्ट है वो भी सही होना चाहिए, या फिर वो अपने पदार्थ, अपने जो कैपेसिटी, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको चेंज ना होने दें। ठीक, अगर ऐसा होगा तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ पर ऑब्वियस सी बात है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ पर उसके असर पड़ेगा, जिस कारण क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और जब मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगी तो वो अपनी एज से पहले ही ब्रेक हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें तो विस्कोसिटी हो गया फ्रेंड्स। कभी कभार फ्रेंड्स ऐसा करते हैं कि हम जो विस्कोसिटी होती है तो हम ऐसी जगहों पर यूज़ करते हैं जो दूसरा मेटल को मिलाकर इंसुलेटिंग मटेरियल में, जैसे जो हमारा ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, तो इस प्रकार से जो भी होते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसको। अगर इस केसेस में ऐसा हो गया कि हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारी जो विस्कोसिटी है वो ठीक ठाक नहीं है, तो हम दूसरे मैन्युफैक्चरिंग करते समय या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम उसको दूसरे के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा कागज़ है, पेपर है, तो पेपर अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो वो इंसुलेटर है। अगर आप उस पर उसको ऑयल के साथ रख दोगे तो वो क्या करेगा, ऑयल को सोख लेगा। तो अगर ऐसी प्रोसेस नहीं है किसी भी ऑयल लिक्विड में कि वो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो या फिर ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से भी जो हमारा जो हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उस पर फ़र्क पड़ने वाला है, या फिर जो उसकी कंडक्टिविटी है उस पर भी फ़र्क पड़ने वाला है, और प्रॉपर वे में वो हमारी वर्क नहीं कर सकता। ठीक, जिस कारण क्या होगा कि हम उसको समय से पहले ही नहीं अच्छे रूप में मोड़ सकते फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड तो है हमारा प्लास्टिक क्या है, या प्लास्टिक पदार्थ क्या है, बताइए। तो अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो आपको पता है कि हम इसको सिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। सिंथेसिस मीन्स इसको संश्लेषित करके बनाते हैं, या फिर अर्ध संश्लेषित कार्बनिक ठोस पदार्थों का समूह होता है ये, या फिर ये प्लास्टिक के बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हमारी जो प्लास्टिक है उसको बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अगर हम बहुलक की बात करें तो बहुलक का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत सारे अणु को आपस में किसी भी प्रोसेस द्वारा जोड़ देना, बहुलीकरण कहलाएगा। उस प्रोसेस को हमने बोल दिया बहुलीकरण। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक क्या किस किस के बहुलक हो सकते हैं, पॉलीथीन के हो सकते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड के हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें इसकी कि जो हमारी प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होना चाहिए, तो फ्रेंड्स बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको इसमें से 8 या 6 याद कर लीजिएगा। तो पहली तो यही है, प्लास्टिक हल्का, सुनम्य व मजबूत होता है फ्रेंड्स। ठीक, बिल्कुल सही बात है, हल्का है बिल्कुल, और बहुत सुनम्य है, कहने का मतलब बहुत लचीला है फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, इसे किसी भी सुंदर व आकर्षक रंग में तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, कैसा ही आकर्षक कलर इस पर लगा दो, या फिर किसी भी प्रकार से आप इसको मोड़ सकते हो, किसी भी साइज और शेप में आप इसको बना सकते हो। थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है, ये गर्म होकर नरम तथा ठंडा होकर कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर बात करेंगे फ्रेंड्स कि हो सकता है कुछ ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हमारे एप्लीकेशन हो कि हमको जब गर्म करना हो तो वो ठोस हो जाए, मतलब पिघल जाए, और जब हम उसको ठंडा करें तो वो हार्ड हो जाए। ठीक, तो अगर हम इस वाली प्लास्टिक की बात करें तो इसका हम बहुत जगह पर यूज़ करते हैं, जैसे जो डिशेस हो गई, खाने की जो डिशेस होती हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, जो क्रॉकरी होती हैं वहाँ भी हम इसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक, और अगर वाटर की बात करें, जो हम वाटर की बॉटल बनाई जाती है वहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट की बात करें, फोर्थ की बात करें फ्रेंड्स, तो 4 है हम इसे कम तापक्रम व पर ही वांछित आकृति, वांछित का मतलब होता है फ्रेंड्स डिज़ायरेबल,
जो भी मतलब मन चाही जिस तरह से हमको जिस तरह से हमको डिज़ाइन बनाना है उस तरह से डिज़ायरेबल आकृति तथा आकार में सुगमता पूर्वक ढाला जा सकता है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें डाई की, तो डाई में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को पिघलाकर और डाई में भर देते हैं, जिस कारण क्या करते हैं वो डाई का आकार ले ग्रहण कर लेती है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो यह काटनीय, भेदनीय, छेदनीय तथा छीलनीय अभियांत्रिकी पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, इसको काट भी सकते हैं, छील भी सकते हैं, छेद भी सकते हैं। ठीक, ये सारे प्रोसेस इसके अंदर इसके साथ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, कुछ प्लास्टिक के रूप में अति चमकीले होते हैं। फ्रेंड्स इसको हम चमकीले भी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट की अगर बात करें तो पारदर्शी, अल्पारदर्शी, पूर्ण पारदर्शी भी के फॉर्म में भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, इस पर धातु या कास्ट की तरह पेंट, वार्निश, पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं होती। कास्ट का मतलब है फ्रेंड वुड, लकड़ी। अगर लकड़ी की बात करें तो जो हमारी प्लास्टिक है उस पर हमको लकड़ी की तरह पेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लकड़ी की बात करें तो आप लकड़ी को क्यों पेंट करते हो कि उस पर जो कीट हैं वो ना लगें, जिसके कारण वो घुन नहीं जाए। घुन अगर लग जाएंगे तब भी वो घुन जाएगी फ्रेंड्स। तो इस कारण हम उस पर पेंट कर देते हैं, वार्निश चढ़ा देते हैं। पर जो हमारी प्लास्टिक है उस पर, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है, कुछ प्लास्टिक अतन्न, चमकीले, चिकने तथा चमकीले होते हैं। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। अतन्न हो गए, मतलब तन्न का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब अतन्न का मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब मोड़ने वाले, मोड़दार, घुमावदार, और चमकीले मतलब चमकदार। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है, कुछ प्लास्टिक इस्पात में भी अधिक आघात सह होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये, कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिसकी जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, बहुत हाई होती है। तो हम जो इस्पात है, जो हमारी एल्युमिनियम है, स्टील है, एल्युमिनियम है, उसके स्थान पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो रंगीन होगी, प्लास्टिक में रंग विद्यमान होता है। रंगीन प्लास्टिक में रंग विद्यमान होगा, रंगीन होगी तो उसमें खुद का उसका कलर होगा फ्रेंड्स, तो कलर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या, प्लास्टिक जल से होता है, जल से होता है, अर्थात ये पानी का शोषक नहीं करता। फ्रेंड्स अगर बात करें हम इस वाले पॉइंट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने देखा होगा कि आप बॉटल में पानी रखते हैं तो कितने ही दिन तक वो रखा रहे तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का अवशोषण की क्रिया नहीं होती है, वो पानी को सोखता नहीं है, एज इट इज़ पानी बना रहता है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखेंगे तो वो पानी को सोख लेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका है, अगर नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट है आपका थर्मोसेटिंग रेजिंग और थर्मोप्लास्ट रेजिंग में क्या अंतर है। मतलब कहने का मतलब साफ है कि थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। तो आपको पता है, अगर हम प्लास्टिक की बात करें फ्रेंड्स, तो ये वाली जो हमारी प्लास्टिक है वो रिसाइक्लेबल है। इसको आप दोबारा इसका फॉर्म चेंज कर सकते हो। एक बार आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद इसकी रिसाइकलिंग कराकर आप दूसरा प्रोडक्ट इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो थर्मोसेटिंग हो गया। अगर थर्मोसेटिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो थर्मोसेटिंग में एक बार आपने जो भी साइज और शेप उसको दे दिया तो दोबारा आप उसको नहीं चेंज कर सकते। पहली प्रॉपर्टी में दोनों अलग हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है फ्रेंड्स कि अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो ये लचीला होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप इसको किसी भी फॉर्म में मोड़ सकते हो और इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये दृढ़ हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये कठोर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आप कितना ही टेम्परेचर दे दो पर ये सॉफ्ट नहीं होगी या पिघलेगी नहीं। इसके मेल्टिंग पॉइंट तक अगर आपने टेम्परेचर दे दिया तब तक ये नहीं पिघलेगी, और मेल्टिंग पॉइंट से अगर ज़्यादा इसका टेम्परेचर आपने दे दिया तो ये जल जाएगी बिल्कुल, और ये चेंज नहीं होगी। ठीक, अगर एग्जांपल की बात करें फ्रेंड्स, तो एग्जांपल क्या है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का और प्लास्टिक का। तो थर्मोसेटिंग, अगर हम थर्मोप्लास्ट की बात करें तो सेलुलोज हो गया, जितने भी सेलुलोज से हमारे प्लास्टिक बनाए जाते हैं सारे के सारे हमारे प्लास्टिक हो गए। और नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये वाले हमारे पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गए फ्रेंड्स। और अगर हम इसकी बात करें तो हाँ, ये वाले, अगर इस वाले की बात करें तो पॉली हाइड्रोकार्बन वाले हो गए या पॉलीथीन वाले हो गए फ्रेंड्स। अगर हम इस वाले की बात करें तो ये है हमारे पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी जिसको बोला जाता है। और इस वाले की बात करें तो इसका एग्जाम्पल, एक फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, पॉलीकार्बोनेट रेजिन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, रेखीय पॉलीएस्टर रेजिन। ठीक, ये तो था हमारा किसका, प्लास्टिक का। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो थर्मोसेटिंग की तो बात हो गई,
सॉरी प्लास्टिक की बात हो गई। अगर हम थर्मोसेटिंग की बात करें तो थर्मोसेटिंग की जो हमारे एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल इसका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, फिनॉल हो गया, ये इसका क्या है एग्जाम्पल है। फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, मेलेमाइन रेजिन हो गया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, पॉलीएस्टर रेजिन, इपॉक्सी रेजिन, सिलिकॉन रेजिन, पॉली यूरोथेन रेजिन। फ्रेंड्स ये सब क्या थे, ये थे आपके प्लास्टिक। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आने की संभावना है फ्रेंड्स, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ते पढ़ते फ्रेंड्स सबसे अच्छा गुण है कि आप इसके नोट्स जरूर बना लें। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें इसको, या फिर अपने जो मैं बोलता जा रहा हूँ जो पॉइंट उसको नोट डाउन कर लें और इसको अच्छे से समझ लें, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया कि जो हमारा थर्मोसेट प्लास्टिक था या फिर रेजिन था, तो इसमें क्या था, इसमें आप इसको रिसाइकलेबल नहीं बना सकते। एक बार आपने बना लिया तो बन गया ये, उसके बाद आप इसको दूसरे चीज़ में या फिर दूसरे आप कंपोनेंट में इसको नहीं तोड़ सकते। तो इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप वहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करा रहे हो तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पहुँच रहा है और ये नहीं पिघलेगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कई जगहों पर हम इसका इसीलिए यूज़ करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाए पर हमारा जो प्लास्टिक है या फिर जो हमारा इंसुलेटर है वो नहीं टूटे। तो हम जो हमारी फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स होती हैं उनके ऊपर भी हम इसको लगाते हैं, उनको जो पकड़ने के एंड होते हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। और हमारे जो इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं जैसे प्लास हो गया फ्रेंड्स और पेचकस हो गया, उसके ऊपर भी हम इसको लगाते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट हम इसका यूज़ करते हैं जो हमारे कुकर हो गए, कुकर के ऊपर आपने देखा होगा जो हैंड होते हैं फ्रेंड्स, जो कुकिंग जो मटेरियल्स होते हैं जो उनके ऊपर हम लगा देते हैं, उनके जो पीछे पकड़ने की जो होता है वहाँ पर हम इसको यूज़ कर देते हैं, जिससे उस पर जो इफ़ेक्ट है, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये तो थे फ्रेंड्स की थर्मोप्लास्ट और थर्मोसेटिंग, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स अगर थर्ड के फर्स्ट की बात करें तो सॉरी थर्ड का सेकंड की अगर बात करें तो थर्ड के सेकंड की अगर हम देखेंगे तो थर्ड के सेकंड में उसने पूछा है कि सोल्डर जो सोडा लाइम कांच है या फिर कांच के कौन कौन से प्रकार हैं। इसने पूछा है कि जो हमारे कांच के प्रकार हैं कौन कौन से प्रकार हैं कांच के, या फिर विभिन्न प्रकार के ग्लास कौन से हैं और उनके उपयोग बताइए। तो अगर हम बात करें कांच, तो कांच कई प्रकार के हैं जिसमें से प्रमुख हमारे कांच लिए गए हैं यहाँ पर। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स आपका सोडा लाइम कांच। अगर हम सोडा लाइम कांच की बात करें तो सोडा लाइम कांच को आप जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों के दरवाजे पर खिड़कियों के ऊपर जो ग्लास चढ़ाया जाता है वो इन्हीं का चढ़ाया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी जो सिलिकॉन कितना होता है इसमें, तो 75% सिलिकॉन हो गया। और जो हमारा सोडियम ऑक्साइड है वो होता है इसमें बचा हुआ, और साथ के साथ चूना भी होता है। तीन चीज़ का इसमें मिश्रण होता है और इस मिश्रण को बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम कांच बना देते हैं फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या होगा, और इसका उपयोग तो आपको पता लगेगा कि जो खिड़की होती है उनके ग्लास बनाए जाते हैं इससे। अगर हम लेड कांच की बात करें, लेड क्रिस्टल कांच की बात करें, तो आपको पता है जो सजावटी सामान होता है, जितने भी सजावट के सामान होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गुलदस्ते हो गए या फिर कोई डॉल हो गई या फिर कोई और प्रोडक्ट हो गए जिसको हम घरों में सजाते हैं, तो वो कौन से कांच के होते हैं, वो लेड क्रिस्टल कांच के बने होते हैं, जिसके अंदर से कुछ क्रिस्टलिक रूप भी दिखता है, कई शेप साइज होते हैं उसकी, कई शेप होती है उसकी, और बहुत अच्छा भी लगता है वो, आपने देखा होगा। जिससे हम क्या करते हैं, गुलदस्ते बनाते हैं और भी जगहों पर हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्या है, नेक्स्ट हमारा फोटोक्रोमेटिक कांच हो गया। अब फोटोक्रोमेटिक कांच बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर हम इसकी बात करें तो ये सूर्य की रोशनी में काले दिखाई देते हैं और कम रोशनी में दिखाई देते हैं। इनका उपयोग घरों में किया जाता है फ्रेंड्स। अगर बात करें हम जो हमारे जो फोटोक्रोमेटिक कांच है, तो उसको हम सिंपली जो हमारी खिड़की हैं उनके डोर पर यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारे दरवाजे हैं उनके ऊपर इस कांच को यूज़ करते हैं, जिस कारण वो रोशनी कम अंदर आए। अगर पायरेक्स का कांच की बात करें तो पायरेक्स जो कांच है वो हीट के अच्छे रजिस्टिव होते हैं। तो जो सूरज होता है, सूरज की अगर किरणें वहाँ पर पड़ रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, तो उस केसेस में क्या होता है कि जो पायरेक्स कांच है वो टूटता नहीं है। इस कारण हम क्या करते हैं, इसको बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। फ्लंट कांच की बात करें तो फ्लंट कांच आपको पता होगा ये मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और फ्लंट कांच से चश्मे बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। साथ के साथ जो बल्ब होते हैं वो भी इससे हम फ्लंट कांच से ही बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक, अगर हम अनुप्रयोग की बात करें कि हम इसको कॉमर्शियली कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका कॉमर्शियली यूज़ कहाँ पर है। तो पहला तो हम, जैसे आप यहाँ पर आपको पता लग चुका है कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इसका फ्यूज़ में यूज़ कर रहे हैं, बार्निश में यूज़ कर रहे हैं,
वार्निश में यूज़ कर रहे हैं, फ्यूज़ में यूज़ कर रहे हैं। और जो अन्य उपकरण हैं जैसे संधारित्र हो गया, जो हमारा कैपेसिटर है, उसके अंदर जो परावैद्युतांक मटेरियल होता है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें भी हम कांच को ही यूज़ करते हैं। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम कांच का यूज़ करते हैं। कांच जो हमारे डोरवेल होते हैं, जो हमारे डोर होते हैं, डोर के जो विंडोज़ होते हैं, उसके ऊपर हम इसको लगा देते हैं। और बहुत सारे हम जेल्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पर क्वार्टर जेल हो गया, यहाँ पर सिलिका ग्लासेस हो गया, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। बोरोसिलिकेट हो गया, जहाँ पर हम कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चों के खिलौने होते हैं, तो जो कांच के बच्चों के खिलौने होते हैं, जो बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत हार्ड होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो नहीं टूटते हैं फ्रेंड। तो वो कांच हमारी, जैसे आपने बॉल वगैरह देखी होगी, कांच की बॉल वो टूटती नहीं, तो वो हमारी बोरोसिलिकेट ग्लास पायरेक्स से ही बनी होती है फ्रेंड्स। अगर फाइबर ग्लास इंसुलेटिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो इंसुलेटिंग है वो फाइबर की तरह होता है। यहाँ पर हम इसको यूज़ कर, यहाँ हमारा जो फाइबर्स कांच है, फाइबर ग्लास इंसुलेटिंग कांच है, उसका यूज़ हम मिनरल ऑयल्स में यूज़ करते हैं उसका। ठीक, खनिज तेल आदि में हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें दूसरा अनुप्रयोग क्या होगा, तो हम इसी का यूज़ हमारे जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसके अंदर भी हम इसी का ही यूज़ करते हैं, फाइबर ग्लास इंसुलेटिंग का चैम्बर बनाने के लिए फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट है फोर्थ का पहला है। फोर्थ के पहले में पूछा गया है अत्यधिक अवरोधन वाले पदार्थ कौन से होते हैं, या फिर अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसका मतलब है फ्रेंड्स हाई रजिस्टिविटी वाले पदार्थों का इसने वर्णन करने को बोला है कि आपके जो हाई रजिस्टिविटी पदार्थ हैं वो कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारी उसकी प्रॉपर्टी पूछी है, तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाई रजिस्टिविटी मटेरियल की बात करें तो हमारा जो सबसे पहला गुण है या फिर पहली प्रॉपर्टी है हाई रजिस्टिविटी मटेरियल की, तो वो क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी होगी फ्रेंड्स कि हमारा जो हाई रजिस्टिविटी मटेरियल है या फिर जिसकी रजिस्टिव जो हमारे प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, तो हाई रजिस्टिव होगा। कहने का मतलब उच्च प्रतिरोध वाले हाई रजिस्टिविटी वाले मटेरियल कौन कौन से हैं, तो हाई रजिस्टिविटी वाले मटेरियल की पहली प्रॉपर्टी होगी कि उसका जो रजिस्टिविटी है फ्रेंड्स बहुत हाई होगी। अगर हम हीटर की बात करें, हीटर एलिमेंट की बात करें जो हमारा टंगस्टन का बना होता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि उसका जो रजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है। अब जब रजिस्टेंस हाई है, साथ के साथ आप उसका जो लेंथ है उसको भी बढ़ा देते हो, ऐसे इस टाइप से आप उसकी वाइंडिंग कराते हो, तो इस टाइप से आप जब उसका छल्ला बना रहे हो तो उसकी जो लेंथ है वो भी बढ़ रही है। अब जब लेंथ बढ़ रही है और साथ के साथ उसका खुद का जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, तो इस कारण होगा क्या कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन कुछ ऐसा हो कि हमको बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसे मटेरियल को यूज़ करते हैं जिसकी जो रजिस्टिविटी है वो बहुत हाई हो। ठीक, हीटिंग एलिमेंट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड कि हीटिंग एलिमेंट की कम लंबाई में उच्च प्रतिरोध के लिए आवश्यक है कि प्रतिरोध धातु की प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। यदि हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थ के स्थान पर निम्न प्रतिरोधकता वाला पदार्थ अर्थात कॉपर एल्युमिनियम प्रयोग किए जाएं तो हीटर के हीटिंग एलिमेंट उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थ की तुलना में एलिमेंट तार की लंबाई कई गुना अधिक होगी, जिससे हीटर का आकार में बहुत बढ़ जाएगा और उसका वजन भी बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करो या फिर ऐसा वायर हीटर में यूज़ करो जिसका प्रतिरोध कम है, तो प्रतिरोध अगर कम होगा तो उसका वायर की लेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगी जिससे आपका प्रतिरोध बढ़ जाए। तो जब वायर की लेंथ आप बढ़ा दोगे तो जितना ज़्यादा लंबा तार बनाओगे आपका साइज़ जो हीटर है उसका साइज़ उतना बढ़ जाएगा। तो हीटर का साइज़ कम करने के लिए हमने क्या किया, कुछ ऐसे मटेरियल को यूज़ किया जिसका जो रजिस्टेंस है या जिसकी रजिस्टिविटी है वो बहुत हाई हो, जिस कारण वहाँ पर जो हीट है वो अच्छी खासी वहाँ उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, जो ये वाला पॉइंट है सेकंड वाला वो पहले से ही कोरिलेट कर रहा है। अगर हाई रजिस्टिविटी होगी फ्रेंड्स, तो जब हाई रजिस्टिविटी होगी, हाई रजिस्टिविटी के कारण वहाँ पर हाई टेम्परेचर जो हीट है वहाँ पर हाई हीट उत्पन्न होगी। जब हाई हीट इंड्यूस होगी फ्रेंड्स, तो अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो वो खुद ही पिघल जाएगा फ्रेंड्स। जैसे विद्युत हीटर हो गए या फिर जो ओवन हो गई, हमारी गीज़र्स हो गए, मोटर के स्टार्टर हो गए, ये सब अगर हम लो रजिस्टिविटी के बना देंगे या फिर इनकी अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा
तो उस कंडीशन में ये खुद ही पिघल जाएंगे और इस पर हम जो एप्लीकेशन है हमारा वो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हीटर है, आपको क्या करना है, वहाँ पर ज़्यादा हीट उत्पन्न करनी है, तो अगर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ही कम हुआ तो वो खुद ही पिघल जाएगा, तो हीट तो बनने से रही फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो हमारा विद्युत भट्टी है या फिर ओवन है, इलेक्ट्रिकल ओवन्स है, तो अगर मान लीजिए कि वहाँ पर भी आपने जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है ओवन के एलिमेंट का, तो जब ओवन के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वहाँ पर वो उस मेल्टिंग पॉइंट जितना हमारा एप्लीकेशन है या फिर जो हमारा पर्पज़ है, हमारा टारगेट है, उस टारगेट से पहले ही वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा, हमारा काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें तो थर्ड हमारा क्या है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। अगर लो टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कहें तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके जो उसका रेजिस्टेंस है उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ना चाहिए या बिल्कुल निगलेजेबल प्रभाव पड़ना चाहिए या बिल्कुल ज़ीरो के बराबर उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जा रहा है और उसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके जो रेजिस्टेंस है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो तब भी उस केसेस में क्या होगा कि वहाँ पर इतना ज़्यादा हो सकता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ चला जाए साथ के साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वहाँ पर कम करंट उत्पन्न होगा, जैसे ही कम करंट उत्पन्न होगा वहाँ पर अगर आप हीट लॉ लगाओगे, जूल्स लॉ लगाओगे, I²H=I²RT, तो वहाँ पर जितनी धारा कम हो जाएगी फ्रेंड्स, साथ के साथ आपका मान लीजिए ये तो बढ़ रहा है पर धारा तो कम हो रही है और धारा का स्क्वायर होता है हीट के बराबर, देखिए तो अब जब ये कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं तक हमारी हीट तो कम हो ही जाएगी। तो इस केसेस में हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो हमारा ऊष्मा है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो, जिसके कारण उसके टेम्परेचर पर उसके जो रेजिस्टेंस है उस पर ज़्यादा इफेक्ट या फिर बिल्कुल प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है हमारा डक्टिलिटी। फ्रेंड्स डक्टाइल भी होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम मान लीजिए कि हमको बहुत पतले वायर खींचना है उसके, तो पतले वायर नहीं खींच पा रहे हैं। जैसे हमको बनाना है जो हीटर है, हीटर का वायर, अब हम इतने पतले वायर में उसको तोड़ ही नहीं पा रहे हैं या फिर उसको बना ही नहीं पा रहे हैं, तो इस कारण क्या होगा, हम उसको एक साइज नहीं दे पाएंगे या फिर डिज़ायरेबल हम उसको साइज नहीं दे पाएंगे और अपनी डिज़ायरेबल वस्तुओं को नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट है आपका हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होना चाहिए। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई नहीं है फ्रेंड्स तब भी उस पर हो सकता है कि वो पहले ही ब्रेक हो जाए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उच्च प्रतिरोधकता वाली धातु पदार्थ के रियोस्टेट तथा विद्युत मापक यंत्रों के लिए संड प्रतिरोध आदि बनाने के लिए बहुत पतले प्रतिरोध तार की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए अगर उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ठीक नहीं है तो पतला वायर बना दिया, वैसे ही वो चट से टूट गया। अब जब चट से टूट जाएगा तो होगा क्या, जो यूज़ कर पा रहे हो मतलब जो आप उसको मेज़रमेंट कर पा रहे हो तो वो भी नहीं कर पाओगे। तो इस कारण क्या होना चाहिए, उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो ठीक ठाक होना चाहिए फ्रेंड्स, या हाई होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ के बी की बाकी बात करें फ्रेंड्स तो इसमें है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल के नाम लिखिए। उसके नाम आपको लिखना है कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल। तो सबसे पहला तो है आपका नेचुरल रबर। आपको पता है कि जो रबर होती है वो इंसुलेटिंग मटेरियल ही है फ्रेंड्स। तो अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें तो पहला आपका तो हो जाएगा कि रबर। विशेष जो नेचुरल है, नेचुरल का मतलब क्या, प्रकृति से प्राप्त हो रही है, तो विशेष प्रकार पेड़ों से एकत्रित किए गए दूध। फ्रेंड्स आपको पता है कि जो उसका दूध होता है, जो उसका सेलुलोज होता है, उससे आप नेचुरल रबर को ही बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक। जिस कारण फिर इसमें जल को बाष्पीकृत करके बाहर निकाल दिया जल जो होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और अभियांत्रिकी प्रयोग के लिए इसे फिर मैस्टिक क्रिया करने के लिए गर्म बेलनों से बार बार गुजारा जाता है, जिसमें गंधक जैसे यौगिक एरोमेटिक कंपाउंड जैसे ऑक्सीजन निरोधक वनस्पति तेल जैसे नमक, सॉफ्टनर आदि, कार्बनिक ब्लेड आदि जस्ता जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे पूरक मिलाए जाते हैं। ये क्या किया जाता है फ्रेंड्स, कहने का मतलब साफ है कि जो नेचुरल रबर हमको प्राप्त हुई, जो पेड़ हैं, पेड़ों के जो एकत्रित जो मिल्क उसका दूध निकल रहा है बाहर से, जो मिल्की शेप है, कहने का मतलब जो सेलुलोज है पेड़ का, तो उस सेलुलोज को निकाल कर उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसका जो ऑयल जो उसमें वाटर वेपर है
तो जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा। जब वो फॉर्म में उड़ जाएगा तो हम उसको जो हमारे यहाँ पर कंपोनेंट मिले हुए हैं, जो हमारे यहाँ पर तत्व हैं, उन तत्वों के साथ इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्राकृतिक रबड़ की फॉर्म में इसको बना लेंगे फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका एप्लीकेशन हो गए, एप्लीकेशन ऑफ हार्ड रबर। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो स्टोरेज, बैटरी हाउसिंग्स, पैनल्स, बोर्ड, बुशिंग आदि के निर्माण में आप इसको करोगे यूज़। जो आपकी कठोर रबर है, तो आपने देखा होगा जो आपकी बैटरी होती है, बैटरी के चारों ओर जो बना होता है वो आपकी कठोर रबर के ही बनाए जाते हैं। और जो बुशिंग होते हैं, बुशिंग जो आपके बुशिंग होते हैं, बुशिंग भी इसी के बनाए जाते हैं। और जो पैनल बोर्ड होते हैं, जो मेन पैनल बोर्ड होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपने देखा होगा, तो वो भी हम इसी के ही बनाते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो एस्बेस्टस हो गया। एस्बेस्टस तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स। तो अगर एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टस क्या है आपका, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये लंबे रेशेदार प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खनिज में एक वर्ग को एस्बेस्टस का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये भी एक प्लांट से ही हमको प्राप्त होता है और ये लंबे लंबे रेशे से बनता है। सॉरी, प्लांट से नहीं, ये खनिज, ये जो खाने होती है वहाँ से निकाला जाता है। और इसमें क्या होता है, लंबे लंबे रेशों की तरह फॉर्म में होता है ये, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके रेशे मजबूत और लचकदार होते हैं और कुछ ऐसे प्रारूप के भी होते हैं जिन्हें कटाई द्वारा विभिन्न प्रकार के कपड़ों के रूप में भी बनाया जा सकता है। आदि उच्च तापमान सहनशील के कारण एस्बेस्टस को विद्युत उपकरणों में विद्युत रोधन के रूप में व्यापक प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें जो हमारे एस्बेस्टस है, तो एस्बेस्टस को आप सिंपली जो आपकी हीटिंग हो रही है उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए आप जो एस्बेस्टस है उसको यूज़ करते हो। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि आप क्या कर रहे हो, इसको जो आपके विद्युत उपकरण है उसमें अगर हीटिंग हो रही है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर रहे हो, या फिर कूलिंग प्रोवाइड कराने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जहाँ हमारी जो वाइंडिंग होती है तो बाइंडिंग के सिरों पर ही इसको लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कहीं लिखा हुआ भी होगा फ्रेंड्स, ये है देखिए, केबलों पर विद्युत रोधन के लिए मोटरों तथा जनित्रों में कुंडलन तथा सिरों के मोड़ पर विद्युत रोधन के रूप में परिणामित्रों मतलब ट्रांसफार्मर में चालक के विद्युत रोधन के लिए मोटरों तथा जनित्रों में कुंडलन के सिरों पर मोड़ के रूप में विद्युत रोधन के लिए जो हमारा एस्बेस्टस है उसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक, या फिर आर्क बैटरी के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो जो हमारा एस्बेस्टस है उसका प्रयोग उच्च, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट इफेक्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उस हीट को हम कहीं ना कहीं लिमिट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं फ्रेंड। ठीक, और इसका सिंपली जनरली हम उपयोग लो वोल्टेज पर ही करेंगे फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें अभ्रक, तो अभ्रक आपको पता है कि अभ्रक बहुत ज़्यादा इंडिया में निकाला जाता है और आई थिंक फर्स्ट नंबर पर इंडिया अभ्रक के उत्पादन में है। तो अगर हम बात करें कि अभ्रक क्या है, तो अभ्रक देख लीजिए। अभ्रक एक अकार्बनिक खनिज है। यह प्राकृतिक विद्युतरोधी पदार्थ में से एक सर्वश्रेष्ठ विद्युतरोधी है। विद्युतरोधी तकनीकी में भीषण प्रगति के होते हुए भी अभ्रक और उसके उत्पादन आज भी अनेक स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि कार्य दायित्व वाले विद्युतरोधियों में सबसे पुराने विद्युतरोधियों में से एक है। अगर बात करें, ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि जो हमारा विद्युतरोधी है वो सबसे पहले और सबसे पुराना भी हमारा यही है, अभ्रक ही। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है, सौभाग्य से भारत विश्व में सर्वोत्तम व सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक के भंडार का दावेदार है। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अभ्रक इंडिया में ही पाई जाती है। विश्व के 80% अभ्रक की आवश्यकता भारत द्वारा ही पूरी की जाती है। जो 80% जो हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो अभ्रक का किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लकड़ी। तो आपको पता है कि लकड़ी बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है। ये बड़ी बड़ी मशीनों में इंसुलेटर की तरह प्रयोग की जाती है। बिल्कुल सही बात है, जो लकड़ी है वो भी हमारा इंसुलेटर और बहुत बड़ी बड़ी मशीन में यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेचुरल वैक्स हो गया। वैक्स जो मोम होता है फ्रेंड्स, तो मोम भी हमारा कई जगहों पर यूज़ होता है। अगर हम बात करें मोम की, तो मोम हमारा प्राकृतिक है। हम क्या करते हैं, उसको प्रकृति के अंदर से उसको निकालते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हो गया हमारा प्राकृतिक नेचुरल वैक्स या प्राकृतिक मोम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ की अगर बात करें फ्रेंड, फोर्थ वाले का हमारा जो फोर्थ का सेकंड है, सा वाला पॉइंट है फ्रेंड्स। तो अगर हम सा की बात करें तो इसमें बोला गया है गैसियस इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि मूल रूप से गैसों का
अनुप्रेरक धारा प्रवाह मतलब लाइव कंडक्टिंग चालकों में किया जाता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो हमारे गैस इंसुलेटिंग पदार्थ हैं तो उनका सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे स्विच गियर में करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम इनके बात एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से, तो हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई और SF6 हो गई। सबसे अच्छा अगर हम बात करें कि गैस इंसुलेटिंग पदार्थ जो है हमारा, वो हमारा SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? इसका उपयोग हम जो हमारा स्विच गियर है, मान लीजिए जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सर्किट ब्रेकर को हम यूज़ कर रहे हैं विद्युत उपकरणों में, विद्युत चालक है, तार हैं, उसको ओपन और क्लोज करने में। तो अब ओपन और क्लोज करेंगे फ्रेंड्स, किसी भी वायर को हटाएंगे लाइन से और उसको जोड़ेंगे तो वहाँ स्पार्किंग जनरेट होगी। अब मान लीजिए स्पार्किंग बहुत हाई अमाउंट की है, तो जब हाई अमाउंट की स्पार्किंग होगी तो आप उसको बुझाने के लिए या उसको इंसुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंट गैस का यूज़ करोगे, जिसमें हमारी प्रमुख गैस है SF6 गैस का यूज़ करेंगे। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होगी फ्रेंड्स, इतनी अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, बहुत उच्च वोल्टेज पर हम इसको प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। बहुत उच्च वोल्टेज पर हम इसको प्रयोग करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वहाँ पर जितनी भी आर्क उत्पन्न हो रही है, आर्क जल रही है, जो भी आर्क उत्पन्न हुई है, तो वो आर्क तुरंत ही बुझ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक, अगर हम बात करें कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कैसी है, तो बहुत अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। और अगर हम बात करें जो हमारी SF6 गैस है, तो उसका एक सबसे अच्छा गुण है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है, क्योंकि आपको पता है फ्लोराइड क्या है, जो नोबल गैसेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का यहाँ पर क्या मीनिंग है फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये है कि वहाँ उसके अगर मान लीजिए यहाँ पर ये हमने क्या किया, ये दो वायर हैं, यहाँ पर ये वायर एक दूसरे से कट हुए और जैसे ही एक दूसरे से टूटेंगे तो इसके बीच में क्या होगा, यहाँ स्पार्किंग होगी। जैसे ही स्पार्किंग होगी तुरंत इसके बीच के जो आयन्स है वो आयनाइज हो जाएंगे। अब जब आयनाइज होंगे तो यहाँ पर आर्क उत्पन्न हो जाएगी। जैसे ही फ्रेंड्स आर्क उत्पन्न होगी तुरंत ये वाला रीजन आयनाइज हो जाएगा और आयनाइज होगा, जिस कारण ये एज अ कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देगा। और जो यहाँ पर जो हम काटना चाह रहे थे लाइन, तो वो नहीं कटेगी और यहाँ पर एक पाथ क्रिएट कर देगी। अब जब पाथ क्रिएट कर देगी तो यहाँ से जो सप्लाई हो रहा है चार्ज, वो सप्लाई होता रहेगा। और हमारा क्या पर्पज़ है, हमारा पर्पज़ है कि इस वाले पाथ को तोड़ देना। तो जो हमारी SF6 गैस है उसके हम नीचे सिलेंडर यूज़ करते हैं, जहाँ भी हम इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पर हमारा SF6 का सिलेंडर यूज़ होगा। और जब हम इसको यहाँ से क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ वाले कॉन्टैक्ट ब्रेक होंगे तुरंत हम यहाँ से क्या करेंगे, कंप्रेशर के थ्रू यहाँ पर SF6 गैस को प्रवाहित कराएंगे। जैसे ही SF6 गैस यहाँ पर उत्पन्न होगी और उत्पन्न होकर क्या करेगी, इसके मार्ग में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, आयनाइज जो इलेक्ट्रॉन हो गए या फिर जो मॉलिक्यूल्स आयनाइज हैं, उन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, अपने साथ या फिर एब्जॉर्ब करते हुए ये वापस ले जाएगी और ये वाला पाथ पूरा खुल जाएगा। और इस कारण हम जो हमारा यहाँ वाला रीज़न था उसको हम आसानी से यहाँ की आर्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जैसा मैंने बता दिया कि इन जो तीनों गैस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी जो गैस दे रखी है, तो देखिए साधारण गैस में कौन कौन सी आ गई, हाइड्रोजन नाइट्रोजन आ गई, वर्गीकरण है एक प्रकार का ये फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट की बात करें तो हाइड्रोक्साइड गैस उसमें कौन कौन सी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, सल्फर डाइऑक्साइड आ गई। अगर हम हाइड्रोकार्बन गैसेस की बात करें तो यहाँ पर हमारी मीथेन आ गई। और इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर आपकी SF6 गैस यूज़ होगी, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है फ्रेंड। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी यही गैस है, ये आगे आप चलकर SGP स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन एक सब्जेक्ट, उसमें ये सर्किट ब्रेकर है SF6, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट और फाइनल जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है वो है क्या। फाइनल क्वेश्चन की अगर बात करें लास्ट की, तो लास्ट में बोला गया थर्मोकपल क्या है। फ्रेंड्स अगर थर्मोकपल की बात करें तो थर्मोकपल में जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा थर्मोकपल है तो ये 3 इफेक्ट पर काम करेगा और तीनों इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें कि थर्मोकपल पहली चीज़ तो थर्मोकपल यहीं से पता लग रहा है कि ये टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है फ्रेंड्स। जैसे अगर हम बात करें थर्मोकपल की, तो यहाँ पर हमने वोल्टेज प्लेस किया और ये हमारा बायमेटलिक वायर है, एक मेटल ये है, दूसरा मेटल ये है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें ये वाला, तो यहाँ पर हमारी कैंडल लगी हुई है, मोमबत्ती जल रही है। अगर हम बात करें जो हमारा थर्मोकपल है तो वो क्या है, तो वो टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, टेम्परेचर का सेंस करेगा। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट पर ये काम करने वाला है। फ्रेंड्स अगर बात करें जो हमारा थर्मोकपल है तो वो 3 इफेक्ट पर काम करेगा। पहला इफेक्ट है सीबैक इफेक्ट। फ्रेंड्स अगर बात करें सीबैक इफेक्ट की, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट अकर्स बिटवीन 2 डिफरेंट मेटल्स व्हेन द हीट इज
provided for any metals electrons start to flow from hot end to cold end and hence direct current is induced। फ्रेंड अगर हम पहले वाले की बात करें, सीबेक इफेक्ट की बात करें, तो सीबेक इफेक्ट में ये बताया गया है कि अगर हम दो तार को एक दूसरे से ज्वाइंट कर दें, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये दो वायर बना दिए, पहला वायर दूसरा वायर, हमने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, मान लीजिए इस वाले एंड पर आपने क्या किया, यहाँ पर कैंडल जलाना शुरू कर दी या फिर यहाँ पर आपने आग जलाना शुरू की। जब यहाँ आग जलाओगे तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर प्रस्थान करना शुरू कर जाएंगे। और जब प्रस्थान करना शुरू कर जाएंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रेंड्स और उन दोनों के आप बीच में कोई वायर लगाकर आप मेजरमेंट करोगे तो वहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है। तो इस वाले इफेक्ट को आपने बोल दिया सीबेक इफेक्ट। यदि आप एक पॉइंट को मतलब दो वायर को आप कनेक्ट करो, दो डिफरेंट मेटल को आप जोड़ो और उनके एक पॉइंट को हॉट बना दो, एक को कोल्ड बना दो, और अगर आप कोल्ड हॉट बना रहे हैं मतलब कैंडल से आप उसको वहाँ पर आर्क उत्पन्न कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, तो दूसरे एंड पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है। ये आपका बोल रहा है सीबेक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पेल्टियर इफेक्ट की बात करें, तो पेल्टियर इफेक्ट जस्ट उल्टा है हमारा किसका, सीबेक इफेक्ट का। देखिए यहाँ पर है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट, द टेम्परेचर डिफरेंस इज अकर्ड बिटवीन टू डिफरेंट कंडक्टर्स वाई अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। फ्रेंड्स अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में ये कहा गया है कि, या हम पहले वाले में कहा गया था कि हमने एक एंड को क्या किया, हॉट कर दिया, हॉट से कोल्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रस्थान करना शुरू कर दिए, जिसके कारण आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब इसमें बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या किया, हमने इस वाले एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा दिया। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएंगे तो यहाँ पर हमको जो ये वाला कॉर्नर है वो हमारा हॉट जंक्शन बन जाएगा फ्रेंड्स। जैसे इसमें क्या था, हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की ओर पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था, हमने क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो इस वाले पॉइंट पर हमको हॉट जंक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। इसी वाले इफेक्ट को हमने बोल दिया पेल्टियर इफेक्ट। अगर नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमारा थॉमसन इफेक्ट। फ्रेंड्स अगर थॉमसन इफेक्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि थॉमसन इफेक्ट में क्या कहा गया है। थॉमसन इफेक्ट में बोला गया है कि व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स ज्वाइंड टुगेदर एंड इफ देयर क्रिएट they created two junctions, then the voltage is induced in the ending length of the conductor, entire length of the conductor of the टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर हम इस वाले की बात करें, यहाँ पर कुछ साफ लिखा हुआ नहीं है फ्रेंड्स, अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो इस वाले पॉइंट में वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है तो वो इसके टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण हो रहा है। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब की बात करें तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए फ्रेंड्स अगर हम इस वाले मेटल की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो यहाँ पर अगर इस वाले पॉइंट की देखें तो यहाँ पर अगर इतनी लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, और वो जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, जो लेंथ है इसकी, तो उसी को हमने बोल दिया टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण उत्पन्न होगा, टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। तो ये है हमारा थर्मोकपल का तीसरा इफेक्ट। ठीक, अगर हम इसके बात करें कि मेटल यूज्ड फॉर थर्मोकपल, तो देखते हैं हम कौन कौन से मेटल यूज़ करने वाले हैं जिससे हम थर्मोकपल को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम मेटल यूज्ड फॉर थर्मोकपल की बात करें तो आप क्या कर रहे हो, मिक्स निकल एलॉय, तो निकल का जो मिश्र धातु है उसको यूज़ कर रहे हो, आयरन एलॉय, आयरन के जो मिश्र धातु है उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक, प्लेटिनम और जो रियोस्टिंग होता है उसको आप यूज़ कर रहे हो। ठीक, अगर हम थर्ड की बात करें तो टंगस्टन आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हो, टंगस्टन के एलॉयज यूज़ करने वाले हो। अगर हम बात करें तो क्रोमियम के, यहाँ पर आप क्रोमियम गोल्ड को भी यूज़। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें फ्रेंड्स, जो हमारे एडवांटेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला एडवांटेज देख लीजिए, हम इसको कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारा एडवांटेज है वो क्या एडवांटेज है, पहला एडवांटेज है ये चीप, बहुत सस्ता होता है, रोबोस्ट, बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, बहुत रोबोस्ट है, बहुत ताकतवर है, कहने का मतलब बहुत कैपेबल है, बहुत ज़्यादा
वाइड टेम्परेचर रेंज। फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वाइड टेम्परेचर रेंज का मतलब ये हुआ टेम्परेचर रेंज इसका बहुत है, कितना ही हम टेम्परेचर इससे मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, या फिर नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें आप कैलिब्रेशन करने में बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कारण ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसको कैलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम है, इस कारण हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बहुत जो हमारा बहुत लाइटली एप्लीकेशन है वहाँ पर हम इसको आसानी से यूज कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है जो हमारा फिफ्थ वाला है। फिफ्थ का हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सोल्डरिंग पदार्थों के नाम दीजिए, उनके उपयोग लिखिए। फ्रेंड्स अगर बात करें सोल्डरिंग पदार्थ तो आपको पता है सोल्डरिंग पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो मिश्र धातुओं से मिलकर बनाए जाते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण किया जाता है और पिघलाकर उनको बनाया जाता है। अगर इनकी बात करें कि हम इसको कहाँ किस लिए यूज़ करते हैं तो सोल्डरिंग आयरन जो सोल्डरिंग पदार्थ होते हैं उसको हम टाँका लगाने के लिए या फिर कोई जो हमारा मटेरियल है उसमें फिलिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, या कोई टाँका लगा देंगे या फिर हम किसी भी मेटल के अंदर दूसरा मेटल फिल कर देंगे। अब ये सारा काम हम किसके कारण करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, अपने सोल्डरिंग मटेरियल की हेल्प से करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक। उसी प्रोसेस को टाँके लगाने की जो प्रक्रिया है उसी को आप सोल्डरिंग बोल दोगे फ्रेंड्स, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि पूर्ण प्रक्रिया को आप सोल्डरिंग या फिर सोल्डर आयरन या फिर टंकन या टाँका लगाना कहते हैं, ठीक। अगर बात करें वर्गीकरण की कि सोल्डरिंग आयरन सोल्डरिंग पदार्थ हैं, वो सोल्डरिंग पदार्थ कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो सोल्डरिंग पदार्थ को आपने दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग, ठीक है। अगर सॉफ्ट सोल्डर की बात करोगे तो सॉफ्ट सोल्डरिंग आयरन या फिर सॉफ्ट सोल्डर वो सोल्डर होंगे, वो धातुएं होंगी, ये टिन और शीशे की होंगी, पहली बात, ठीक। टिन और शीशे, और दोनों में जो टिन और शीशे का जो कंपोनेंट है, जो कॉम्बिनेशन है, तो दोनों में 50-50% होगा, दोनों इक्वल होगा, बराबर बराबर होगा दोनों का, शीशा और लेड आर्म का, ठीक। अगर इसके गलनांक की बात करें तो गलनांक इसका कितना है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे भी कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक। अगर यूज़ की बात करें इसका उपयोग तांबा, पीतल, ब्रॉन्ज आदि धातुई तारों को की पत्तियों को जोड़ने में इसका किया जाता है। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो हमारा टेम्परेचर है सोल्डरिंग आयरन का या फिर जो हमारा सोल्डर है उस सोल्डर फ्लक्स का जो टेम्परेचर है वो हमारे जिस पर हम टाँका लगा रहे हैं उससे हमेशा कम होता है। कम होने का रीज़न ये है कहीं ऐसा ना हो कि हम टाँका लगा रहे हैं तो टाँका लगाते लगाते हमारा दूसरा मटेरियल ही पिघल जाए, बेकार हो जाए, ठीक। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपका कठोर सोल्डरिंग या फिर हार्ड सोल्डर। तो हार्ड सोल्डर दो प्रकार से होते हैं फ्रेंड्स। आपने क्या किया, हार्ड सोल्डर को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया। पहला आपने बोल दिया ब्रास सोल्डर या पीतल का टाँका, ठीक, पीतल। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपने क्या बोल दिया, सिल्वर सोल्डर या चांदी का टाँका। तो अगर हम बात करें दोनों का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग है। कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें होती हैं या फिर कुछ ऐसे हमारे पास रिक्वायरमेंट होती हैं कि जहाँ पर हमको क्या करना होता है, जो सिल्वर है उसका टाँका लगाना होता है या ब्रास का हमको टाँका लगाना है, पीतल का टाँका लगाना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, अपना सोल्डर जो हमारा ब्रास सोल्डर है उसको यूज़ करेंगे, और हो सकता है कहीं हमको ऐसा रिक्वायरमेंट मिले जहाँ पर हमको चांदी का यूज़ करना पड़ जाए, तो ऐसे में हम चांदी का यूज़ करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारा पीतल है, ब्रास है, उसका क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पीतल का टाँका लगाने वाली मिश्र धातु में 50 से 70% तक तांबा होता है तथा 25 से 50% तक जस्ता होता है। इसका गलनांक 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है फ्रेंड्स, ठीक। अगर नेक्स्ट की बात करें, चांदी वाले की बात करें, तो चांदी का क्या, चांदी का टाँका लगाने वाली मिश्र धातु में 20 से 33% तक तांबा होता है और 40 से 67% चांदी होती है फ्रेंड्स। चूँकि चांदी एक कीमती धातु है इसलिए सामान्य ब्रास सोल्डर का प्रयोग ही किया जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें हम चांदी की, तो इससे पहले हम बोल चुके हैं कि जो चांदी है वो हमारी बहुत महंगी होती है, इसलिए हम इकोनॉमिकली इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो कॉमर्शियली हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा पहला वाला ही ब्रास वाले सोल्डर का ही यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर सेकंड लास्ट की बात करें तो लास्ट इसका पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर है फ्रेंड्स। इसमें बोला गया है दो पर टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी की अगर बात करें तो टिप्पणी में किस किस के बोला गया है, जूट पर बोला गया है और सिरेमिक मटेरियल पर बोला गया है। तो अगर बात करें जूट की फ्रेंड, तो जूट पटसन पौधे के रेसेस होते हैं फ्रेंड्स। अगर पटसन पौधे की बात करें जो तमिलनाडु साइड में और वेस्ट बंगाल साइड में बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। जनरली ये जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में ही इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो पटसन के जो पौधे होते हैं उसके रेशों से ये प्राप्त होता है। ये बोरे, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियाँ, निम्न कोटि की
कपड़े आदि कागज़ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगर बात करें हम जो हमारा जूट है उसको और क्या बोलेंगे, तो जो जूट के रेशे होते हैं वो 10 फीट से ज़्यादा लंबे होते हैं। कभी कभार इसके जो रेशे होते हैं फ्रेंड्स वो 15 से जो 14 है उससे 15 फुट तक लंबे बन जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, आप इसकी बहुत बड़ी बड़ी रस्सियाँ बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, तिरपाल बना सकते हैं, तंबू भी इसके बना सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें सेकंड की, तो सेकंड क्या है, इसका रेशा मजबूत, चमकदार, अधिक कोमल तथा सफ़ेद होता है। बिल्कुल वाइट कलर होता है इसका फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जिस कारण आप इसकी बहुत अच्छी मजबूत रस्सियाँ भी बना सकते हैं, और बहुत चमकदार भी होता है, जिस कारण बहुत खूबसूरत भी लगता है। लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल साइड में लोग इसका क्या करते हैं, इसकी जो चारपाई होती है उसको भी बुन लेते हैं फ्रेंड्स, इसी से रस्सी बनाकर इसकी। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, इसकी टंडल जलाने के काम आती है। जो इसके जो इसका वेस्टेज मटेरियल है, टंडल मतलब इसकी जो लकड़ी होती है जो बच जाती है, जो वेस्टेज लकड़ी होती है उसको आप जला लेते हैं, और उसी को जलाने के बाद आप क्या करते हैं, उसके कोयले के बारूद भी बनाए जा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि सिरेमिक मटेरियल कौन सा होता है। चलिए देखते हैं सिरेमिक मटेरियल कौन सा है आपका। तो सिरेमिक मटेरियल के लिए आपको अगर सिरेमिक की बात करें तो सिरेमिक क्या है, सिरेमिक वे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक मृत्तिका तथा अकार्बनिक तत्वों को उच्च तापमान पर पकाने की क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। संरचनात्मक रूप से सिरेमिक में मृत्तिका के साथ जो विभिन्न पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं वे एल्युमिनियम, क्वार्ट्ज, मैग्नेसाइट, पेल्स फॉर आदि आदि होते हैं। कुछ ज्ञात सिरेमिक में निम्नलिखित सुगट्टे होते हैं। अगर सुगट्ट की बात करें मतलब इसके कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पृथकारी की बात करें तो यहाँ पर एक पोर्सिलिन नाम बोला गया है। पोर्सिलिन आप देखते होगे ये क्या होती है, एक मिट्टी होती है फ्रेंड, क्ले होती है। क्वार्टज फेरिस उच्च आवृत्ति पोर्सिलिन मृत्तिका, क्वार्टज वेरिस कार्बोनेट, स्टीटाइट मृत्तिका, साल्क मैग्नेटाइट सिरेमिक के एक सरल उत्पाद क्रम में बारीक पिसी हुई मुक्तिका तथा धातु ऑक्साइड को इस बस इतने पानी में मिलाकर गूंथा जाता है फ्रेंड्स। इन सबको मिलाकर और एक बारी बहुत कम पानी में मिलाकर गूंथ लिया जाता है, एक लुगदी टाइप की बना दी जाती है, और उस लुगदी को 1200 से 17 डिग्री के टेम्परेचर पर पका लिया जाता है, जिसको पकाने के बाद आपकी पोर्सिलिन बन जाती है। अगर पोर्सिलिन की एप्लीकेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो आपकी पोर्सिलिन है उसका एप्लीकेशन आपका सिंपली जो विद्युत इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, वहाँ पर इसको यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। और जो बुशिंग होती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, जो बुशिंग होती है, जो आपके इंसुलेटर होगा, जो आपके आइसोलेटर होगा, वहाँ पर इसको यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो ये तो था फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स इसको आप एक बार देखकर और दूसरी बार आप इसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और एग्जाम से पहले आप इसको अच्छे से जरूर देख कर जाइए। नेक्स्ट पॉइंट बचा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। फ्रेंड अगर बात करें लाइन इंसुलेटर, तो लाइन इंसुलेटर का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप जो बारिश होती है जिसके कारण क्या हो, अगर आप डायरेक्टली जो पोल है उससे अगर आप मान लीजिए आपने क्या किया, ट्रांसमिशन लाइन को पोल से कनेक्ट कर दिया, और बारिश होगी जिस कारण क्या हो सकता है कि वो पानी के साथ साथ लीकेज करंट उसका ग्राउंड हो जाए। तो अब जब ग्राउंड होगा तो जो करंट फ्लो हो रहा है या फिर जो चार्ज यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो चार्ज ग्राउंड होने की कोशिश करेगा, और जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचा सकता है। जिस कारण क्या करेंगे हम यहाँ पर अपना जो हमारे ऊपर वायर्स लगे, जो हमारे पोल्स खड़े हुए हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपने पोर्सिलिन के बने हुए इंसुलेटर लगाएंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारा वायर है उसको माउंट करेंगे। तो लाइन जो हमारा इंसुलेटर होता है तो हम लाइन इंसुलेटर को बोलते हैं, हमारा जो पोल पर लगा हुआ इंसुलेटर होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, हम अपनी जो तार है उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं। पहली चीज़ तो हम उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है जो हमारा इंसुलेटर है, और दूसरी चीज़ वो क्या कर रहा है, जो हमारी करंट लीकेज करंट उत्पन्न होने वाली है उस लीकेज करंट को क्या कर रहा है, वो नीचे उतरने से रोक रहा है या उसका रजिस्ट कर रहा है। तो ये रहा आज का सेशन फ्रेंड्स, और एग्जाम से पहले आप इसको जरूर देख के जाइएगा। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।